नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की भूगोल का पाठ 6 मानव अधिवास का भाग 5 पढ़ेंगे। इसमें हम ग्रामीण अधिवास की चर्चा करेंगे। ग्रामीण अधिवास की चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण अधिवास की हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम ग्रामीण अधिवास की समस्याओं की चर्चा करेंगे। ग्रामीण अधिवास की समस्याओं में सबसे पहले आप सब जानते हैं लगभग ग्रामीण अधिवास का कैसा जीवन रहता है, आप उससे अच्छी तरह अवगत हैं। देखो, उसकी अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले जो समस्या है यातायात के साधनों की कमी। गाँव में यातायात के साधनों की कमी होती है, यहाँ तक सड़कों का निर्माण भी बहुत कम होता है, तो परिवहन में काफ़ी समस्याएं आती है। पहले तो बहुत ही कम सड़कें हुआ करती थी और उन पर यातायात के साधन कम ही होते थे, तो गांव के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसमें पहली समस्या यातायात के साधनों की कमी। फिर दूसरी अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, यानी ग्रामीण में अस्पताल वगैरह भी नहीं रहते, तो चिकित्सा संबंधी सुविधा न मिलने के कारण इनको शहरों की ओर जाना पड़ता है। फिर तीसरी स्वच्छ पेयजल की कमी। देखो, पहले ग्रामीण इलाकों में कुओं से, तालाबों से आदि से ही पानी, पीने का पानी लिया जाता था, तो इनमें क्या है, स्वच्छ पेयजल की कमी रहती थी। फिर विद्युत आपूर्ति की समस्या। विद्युत आपूर्ति यानी वहाँ पर जो बिजली है वो भी बहुत कम आती है। यह आपको अच्छी तरह पता होगा, कोई अगर ग्रामीण इलाके में रहता होगा तो उसको बिजली आपूर्ति बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि शहरों में तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये बिजली 6 घंटे या 8 घंटे ऐसे बिजली दी जाती है, यानी कटौती की जाती है। फिर रोज़गार का अभाव। तो गाँव में रोज़गार का भी अभाव होता है। गांव पूरी तरह कृषि प्रधान होते हैं, यानी कृषि कार्य ही वहाँ पर अधिकतर किए जाते हैं। तो इस कृषि के अलावा यहाँ रोज़गार के लिए कोई और उपलब्ध नहीं होता, इसलिए रोज़गार की तलाश में लोग शहरों की ओर बढ़ते हैं। उच्च तकनीक शिक्षण संस्थानों की कमी। देखो, जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट है, उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों की कमी। गाँव में केवल स्कूल होते हैं, वो भी या तो 5वीं तक या फिर 8वीं तक। इससे ऊपर का अध्ययन हमें अगर करना है तो हमें शहरों की ओर जाना पड़ता है। जैसे कॉलेज हुआ, कोई इंस्टीट्यूट हुआ आदि जो संस्थाएं होती है वो शहरों में ही मिलती है, गाँव में इनका अभाव रहता है। फिर है सूचना तकनीकी की कमी। जो सूचना यानी सूचना का आदान प्रदान भी करने में भी गाँव में समस्या आती है। तो यहाँ हमने ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं हैं, 7 समस्याओं का अध्ययन किया। लेकिन आज अगर देखें आधुनिक इसमें, तो आज गाँवों में इन काफ़ी समस्याओं का समाधान हो चुका है। आज जैसे यातायात सुविधा वगैरह काफ़ी सुधार हुआ है। स्वच्छ पेयजल ये भी लोगों को नल के माध्यम से या हेडपम्प के माध्यम से मिलने लगा है। विद्युत आपूर्ति में भी सुधार हो गया है। रोज़गार भी अवसर थोड़े उपलब्ध हुए हैं। उच्च शिक्षण संस्थान इनमें भी बढ़ोतरी हुई है, यानी सीनियर तक क्लासें स्कूल हो चुके हैं। अब सूचना तकनीकी में भी मोबाइल आने के बाद इसकी भी
समस्या दूर हो गई है। यानी जो ये समस्याएं हम पढ़ रहे हैं, ये हम कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, तो गाँव में ऐसी समस्या देखने को मिलती थी। तो आपसे पूछा जाए ग्रामीण आदिवासियों की समस्या, तो आपको ये सारी समस्याएँ लिखनी है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, इससे पहले हमने अगले जो इसका जो 4 नंबर का भाग था, पार्ट था, उसमें हमने नगरीय आदिवासियों की समस्या का अध्ययन किया था। अब नगरीय आदिवासियों की समस्या का अध्ययन करने के बाद फिर आज हमने वापस ग्रामीण आदिवासियों की समस्या पढ़ी। एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर अगला टॉपिक है अपना ग्रामीण और नगरीय आदिवासियों की विशेषता या अंतर। देखो, दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। देखो, ये लिखी हुई है ग्रामीण आदिवासी की विशेषता, ये लिखी हुई है नगरीय आदिवासी की विशेषता। अगर दोनों को एक साथ लिख देंगे तो इन दोनों में अंतर। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। ग्रामीण आदिवासी की समस्या अगर आपसे पूछता है ग्रामीण आदिवासी की विशेषता बताइए, तो ये यहाँ पर 9 प्रकार की विशेषता आप दे सकते हैं। ऐसे ही नगरीय आदिवासियों की जस्ट ग्रामीण का अपोजिट कर दोगे तो ये नगरीय आदिवासियों की विशेषता हो जाएगी। अगर वो अंतर पूछे तो दोनों को एक साथ लिखना है ताकि अंतर भी हो जाएगा, और इसी पैटर्न में लिखना है। एक तरफ तो ग्रामीण आदिवासी लिखना है और एक तरफ नगरीय आदिवासी लिखना है, और ऐसे क्रम डाल के इनकी विशेषताओं को लिख दो तो ये अंतर हो जाएगा। पर ये अंतर अगर एग्जामिनर आपसे अंतर पूछे तभी दोनों को एक साथ लिखना है, अन्यथा अगर वो विशेषता पूछ रहा है, जिसकी विशेषता पूछे तो उसी की विशेषता लिखनी है। जैसे नगरीय की पूछे तो नगरीय की लिखनी है, ग्रामीण की पूछे तो ग्रामीण की लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले विशेषताएं पढ़ते हैं। ग्रामीण आदिवासी की विशेषताएं। तो ग्रामीण आदिवासी की विशेषताओं में सबसे पहले ग्रामीण इलाके की यानी ग्रामीण परिवेश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि आधारित होती है। यानी वहाँ मुख्य कार्य कृषि का ही किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह पता होगा, कृषि ही वहाँ पर की जाती है। और नगरों की अगर विशेषता की बात करें तो वहाँ गैर कृषि कार्य आधारित होती है। अगर नगरों की विशेषता गैर कृषि यानी कृषि के अलावा जो भी कुछ कार्य होते हैं वह नगरों में किए जाते हैं। तो गाँवों की तो कृषि आधारित और यहाँ गैर कृषि आधारित नगरों की अर्थव्यवस्था। फिर हम दूसरे पॉइंट में जनघनत्व कम हो। गाँवों में जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ का जनघनत्व कम होता है। इसके विपरीत अगर हम नगरीय आदिवासी की विशेषता पढ़ें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण जनघनत्व भी अधिक हो जाता है। तभी आपको शहरों में भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, जनघनत्व ज़्यादा होता है। फिर गाँव की तीसरी विशेषता देखें, कच्ची सड़कें और कच्चे मकान। तो ये आपको पता होगा, ये चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेगी, लेकिन शहरों में दोनों ही पक्के यानी सड़कें भी पक्की देखने को मिलती है और मकान भी शहरों में पक्के होते हैं। लेकिन आज अगर वर्तमान में देखें तो काफ़ी ग्रामीण इलाकों में भी सुधार हुआ है। वहाँ पे भी सड़कें कच्ची की बजाय पक्की बन गई है और मकान भी पक्के देखने को मिलते हैं। फिर चौथी विशेषता देखिए, रोजगार की कमी। शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है, अवसर अधिक होते हैं। तो ये शहरों की विशेषता होगी। यातायात सेवाओं की कमी। तो शहरों में तो इस बात की कोई कमी नहीं रहती, खूब यातायात के साधन होते हैं, सार्वजनिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, यानी पर्सनल भी होते हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ये गाँव में देखने को मिलेगी और यहाँ पर उन्नत सेवाएं उपलब्ध होती है, यानी हर बीमारी का इलाज शहरों में संभव होता है, क्योंकि सब बड़े बड़े जो डॉक्टर सर्जन होते हैं वो शहरों में ही निवास करते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह भी शहरों में ही देखने को मिलते हैं। फिर हम 6 नंबर पे बात करें, 7 नंबर पे बात करें तो उच्च तकनीकी शिक्षाओं की कमी,
ये भी हमने समस्याओं में पढ़ी थी। तो यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान शहरों में सब उपलब्ध होते हैं। तो ये यहाँ आपको मैंने समझा नहीं, यहाँ ऐसे लेना उच्च व तकनीक शिक्षण की कमी कहाँ होती है, ये होती है ग्रामीण इलाकों में। लेकिन जब इसकी विशेषता लिखो तो आपको ऐसे लिखना है, उच्च व तकनीक शिक्षण उपलब्ध होता है, ऐसे पूरा लिखना है आपको। विद्युत आपूर्ति की कमी, ये शहरों मतलब गाँव में कम होती है और शहरों में सुनिश्चित होती है, यानी 24 घंटा वहाँ पर बिजली उपलब्ध होती है। फिर अगर हम देखें सामाजिक व सहयोग की भावना अधिक होती है। गाँव में ये सामाजिक व सहयोग की भावना देखने को मिलती है और शहरों में सामाजिक व सहयोग की भावना कम देखने को मिलती है। क्योंकि इसका उदाहरण ये भी है कि शहरों में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पास के मकान वाले को भी नहीं जानते। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, गांव में प्रत्येक व्यक्ति को सब जानते हैं, इसलिए यहाँ पे सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, सहयोग की भावना होती है। शहरों में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तभी तो शहरों देखो, आपकी गांव में आपने बहुत ही कम सुना होगा कि दिन में चोरी हो जाती है, क्योंकि दिन में कोई अनजान व्यक्ति अगर मोहल्ले में आता है तो कोई भी उसको टोक देता है। क्योंकि गांव में कोई अनजान व्यक्ति अगर किसी मोहल्ले में घूमता है तो उसको पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, बाहर का है, तो उसको कोई भी टोक देता है। क्योंकि गाँव में जो मोहल्ले में लोग रहते हैं वो आपस में इतने घुले मिले हुए होते हैं कि उसके रिश्तेदारों को तक वह जानते हैं। जैसे मामा जी हो, पापा जी हो, ये तो उसके मामा जी हैं, ये उसके पापा जी हैं, इसके मौसा जी हैं, ऐसे सब जानते हैं। लेकिन शहरों में ऐसी कोई बात नहीं होती। शहरों में एक दूसरे से पड़ोस के व्यक्ति को भी जान पहचान बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ शहरों में ये देख आम बात है, दिन में भी चोरी हो जाती है। तो ये सामाजिक संबंधों के कारण ही होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, तो ये तो थी विशेषताएं। अलग अलग लिखोगे तो ये विशेषताएं हो जाएगी, और दोनों को एक साथ लिखोगे ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों का अंतर हो जाएगा। फिर हम भारत में नगरीय क्षेत्रों का आधार, भारत में किसको क्या आधार माना है, किसे नगरीय क्षेत्र माने और किसे नहीं माने, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत में नगर का आधार क्या है। सबसे पहले जनसंख्या और घनत्व, यानी भारत में जनसंख्या फिक्स कर दी है, जिसमें जितनी जनसंख्या और जितना जनघनत्व होगा उसको नगर मानेंगे। तो वो कौन सा है, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 है और वहाँ का जनघनत्व 400 वर्ग किलोमीटर है तो उसको नगर मान लिया जाता है। यानी भारत में 5000 जनसंख्या और जनघनत्व कितना होना चाहिए, 400 किलोमीटर। अगर ये है तो उसको नगर मान लिया जाता है। व्यवसाय पे देखें तो वो क्षेत्र जहाँ पर 75% जनसंख्या कृषि कार्यों गैर कृषि कार्यों में, अगर कृषि कार्यों में संलग्न है तो वो गांव कहलाएगा, और गैर कृषि कार्यों में संलग्न है तो वो कहलाएगा शहर। तो हमने एक तो जनसंख्या घनत्व के आधार पे, एक मानव व्यवसाय के आधार पर, एक प्रशासनिक ढांचे के आधार पर देखना। प्रशासनिक ढांचे के आधार पे जैसे नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अगर ये चीज़ें वहाँ उपलब्ध है तो वो शहर उसको मान लिया जाएगा। और इसका अपोजिट अगर करें, जैसे ग्रामीण इलाके में जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो ग्राम पंचायत होती है। तो इससे हमने यहाँ भारत में नगर किसको माने ये आधार देखा। तो 3 आधार है, जनसंख्या घनत्व, मानव व्यवसाय और प्रशासनिक ढांचा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगर के लिए कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयाँ होना जरूरी है, तो आप लिख सकते हो भारत में नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड। और व्यवसाय में लिखे तो 75% गैर कृषि कार्य। और जनसंख्या में देखें तो 5000 और 400, 5000 तो जनसंख्या और 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 400 लोग रहते हैं तो शहर मान लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम
आगे की चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।